हेलो फ्रेंड्स। आज ये ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सीरीज का 5वां पेपर है जो कि 19 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 4 पेपर करवा दिया है, 17 सितंबर और 18 सितंबर का। आज 19 सितंबर का है। चलिए तो फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के पहला क्वेश्चन है, काजीपेट की आबादी 4000 है, जिसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ 15 मीटर गुना 8 मीटर गुना 6 मीटर वाली घनाकार टंकी है। यदि टंकी में पानी भरा है तो इस टंकी का पानी कितने दिनों तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, कहा गया है कि एक काजीपेट नाम का कोई जगह है, वहाँ पर 4000 आबादी रहता है। वहाँ का जो पॉपुलेशन है 4000 है और प्रति व्यक्ति जो है 9 लीटर पानी पीता है। तो बोल रहा है एक टंकी है, टंकी का हमको जो है डायमेंशन दे दिया है उसका 8 गुना 5 गुना 6 जो कि मीटर में है। तो बोल रहा है कि कितने दिनों तक टंकी का पानी वहाँ के आदमी के लिए पर्याप्त है। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले टंकी का आयतन निकाल लेंगे। तो टंकी का आयतन निकालेंगे तो क्या क्या है, 15 मीटर गुना 8 मीटर गुना 6 मीटर। ये एक मेरा घनाभागाकार आकृति का टंकी होगा। तो इसका आयतन निकालेंगे क्या हो जाता है, L गुना B गुना H। तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो टोटल देख लेते हैं कितना होता है, 15 गुना 8 120 गुना 6, तो 12 गुना 6 हो गया मेरा 72, मीन्स 720 मीटर क्यूब उस टंकी का आयतन है। लेकिन हमको जो है, यदि हम टंकी का आयतन लीटर में निकाल लें तो मीन्स निकाल लेंगे कि कितना दिन तक के लिए पर्याप्त होगा। तो फ्रेंड्स, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 720 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 720 पे 3 जीरो, मीन्स 7,20,000 लीटर। उस टंकी का आयतन है 7,20,000 लीटर। तो बोल रहा है कि 4000 आबादी वाले गांव के लिए, मीन्स काजीपेट की जो आबादी है 4000 है, उसके लिए कितना दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें हम 4000 से भाग दे देंगे और प्लस में इसका 9 लीटर एक व्यक्ति करता है तो गुना 9 से भाग दे देंगे। टोटल 4000 गुना 9 से, तो यहाँ मेरा निकल जाएगा कि उसके कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ जब भाग देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 9 से जब हम कटाएंगे तो 9 से हो जाएगा 8 बार में और 4 से कटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 20, मीन्स 20 दिन के लिए उस टंकी का पानी चलेगा काजीपेट के व्यक्ति के लिए। 20 दिन मीन्स वहाँ के व्यक्ति यहाँ के इस टंकी के पानी को यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या था कि एक टंकी था जो कि जिसका हमको डायमेंशन दिया हुआ था विमा की, मीन्स 15 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर माप का एक टंकी था। तो हम उसका आयतन निकाले पहले, तो उसका आयतन निकाले तो मेरा 720 मीटर क्यूब हुआ। तो उसको हम लीटर में बदलें तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो टंकी का मेरा आयतन क्या हो जाएगा, 720 गुना 1000, तो 7,20,000 लीटर। उसको जो है 4000 व्यक्ति को पीना है और एक व्यक्ति 9 लीटर पीता है। तो टोटल जो है प्रतिदिन का खपत कितना हो गया, 4000 गुना 9, तो इससे हम भाग दे देंगे टंकी के आयतन में तो निकल जाएगा कि कितना दिन तक चलेगा। तो ये हो गया मेरा 20 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों का अनुपात 4:1 है। तो कोई भी समबाहुभुज हो तो उसका बाहरी और आंतरिक कोणों का जो योग होता है तो वो होता है मेरा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एंगल, मीन्स बाहरी प्लस आंतरिक कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये मेरा कितना कितना है, 4:1 में, तो मीन्स 4x प्लस x बराबर 180। तो 5x बराबर हो गया 180, तो x का मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। मीन्स यहाँ पर हम बताएं तो यहाँ क्या दिया था, इंटरनल एंगल ये था और एक्सटर्नल एंगल ये था। तो एक्सटर्नल एंगल 4x और इंटरनल एंगल x। तो यहाँ x का वैल्यू मेरा आया 36, तो एक्सटर्नल एंगल हो गया मेरा 36। और यहाँ बोल रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बहुभुज की भुजा का जो फॉर्मूला होता है, बहुभुज का भुजा
360 में उसके एक्सटर्नल एंगल से यदि हम भाग दे दें, एक्सटर्नल एंगल से किसी का जो बाय कोण है उससे यदि हम 360 में भाग दे दें तो वो निकल जाता है मेरा बहुभुज के भुजा की संख्या। तो यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल एंगल 36 है, मीन्स बाय कोण, तो उससे यदि हम भाग देते हैं तो 10, तो यही मेरा हो गया 10 भुजा, मतलब बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या है 10, तो ये हो गया मेरा 4। फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी मान के चलते हैं कि मेरा एक कोई जो है बहुभुज है, मानते हैं ये, तो इसमें जो एक्सटर्नल एंगल क्या है, एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण, तो ये वाला कोण जो है बाह्य कोण है, और यहाँ जो कोण है ये अंदर में ये है अंतः कोण। तो ये दोनों को देखें तो ये दोनों कोण मिल के क्या हो जाता है, एक लाइन पे हो जाता है। तो दोनों कोण का मिला के जोड़ कितना होगा, तो 180। किसी भी लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो किसी भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो तो उस पर 180 डिग्री कोण बनता है। चाहे कोई पंचभुज है, मान के चलते हैं ये एक पंचभुज है, इसमें देखिए कि इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का जोड़ कितना होता है। तो मान के चलते हम इसको बढ़ा दिए तो ये मेरा हो गया एक्सटर्नल एंगल मीन्स बाह्य कोण, और ये हो गया मेरा अंतः कोण। तो बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों जो है यहाँ पर दोनों का जोड़ देखें तो मेरा क्या हो जाएगा 180, क्योंकि यह एक लाइन पे है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे हमको ये पता नहीं है कि कितना, मतलब ये जो बहुभुज है कितने भुजा का है, बट हमको ये दे दिया है कि एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का अनुपात दे दिया है। तो हम उसको जोड़ के लिख देंगे कि 180 है, तो वहाँ से हम एक्सटर्नल एंगल निकाल लेंगे और एक्सटर्नल एंगल से हम 360 में भाग दे देंगे, तो मेरा भुजा की संख्या निकल गया। तो ये हो गया मेरा 10। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 1 एंड y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 1। तो ज्ञात करना ही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि x बराबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1। इसको हम यदि हल करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, और यदि इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो x का वैल्यू हो गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, और y का को सॉल्व करें तो ये भी हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये भी हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो मेरा x और y दोनों जो है सेम है, मीन्स x बराबर y है, x बराबर y, जिसका की वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है फ्रेंड्स, हमको ज्ञात क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमको क्या पता है कि x और y दोनों बराबर है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम x रख देते हैं पहले, वैल्यू पुटिंग करने से पहले। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरा ये तो x है ही, तो इसको हम x रहने देते हैं। तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरा ये जो y है इसके जगह पे भी x रख देंगे, तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स इसको एक बार लिख देते हैं 5x, और y के जगह फिर x लिख देते हैं, फिर प्लस 3, और y के जगह यहाँ भी x रख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर हम लिख सकते हैं आराम से। और नीचे हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 5x, और y के जगह यहाँ भी हम x रख देते हैं, और ये 3, और y के जगह यहाँ भी x रख देते हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x गुना x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर। तो यदि हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो 3 5 8 3 11 सब x स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 11x स्क्वायर बाय, यहाँ पे प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर, 6x में 5x घटाए तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, कट गया, बच गया मेरे पास 11। तो यही हो गया मेरा आंसर, ये हो गया 4 नंबर आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा 4। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि एक दंडालेख का, इसमें बोल रहा है एक कंपनी एक कार्यक्रम का आयोजन कराने की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। यह अपने कार्यक्रम के कुल अनुमानित खर्च का 5 व्यापक दंडों में विभाजित करती है, जिसका वितरण ये। तो फ्रेंड्स यदि मेरे पास दंडालेख का क्वेश्चन आए तो ये ऊपर वाला पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम जो है जो मुद्दा का बात हो रहा है, मीन्स यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर पहले पढ़ें। क्या बोल रहा है, अगर कंपनी खंड 3 पर
5,000 रुपया खर्च करती है। डायरेक्ट देख लेते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से खंड 3 पर कितना खर्च कर रही है, 10%। तो 10% यहाँ पे बोल रहा है जो कि 5,000 है। एक्चुअल में 10% जो है 5,000 है। तो हम 1% पहले निकाल लेते हैं, तो ये मेरा निकल जाएगा 500। तो बोल रहा है तो खंड 5 पर इसका खर्च क्या होगा। तो खंड 5 पर 20% खर्च हो रहा है, तो 1% के लिए हो गया मेरा 5%, 500। तो 20% के लिए कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 500, तो 20 गुना 500 हो जाएगा मेरा 10,000। तो ये हो गया मेरा आंसर 10,003। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है मेरा 1089 पर 2 जीरो का बोल रहा है वर्गमूल क्या होगा। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, तो जब मेरा 2 जीरो रहता है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 जीरो तो हो ही जाएगा। एक्चुअल में हमको निकालना किसका है, 1089 का। तो इसका वर्गमूल यदि डायरेक्ट पता नहीं चले तो हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि इसके बगल का कौन है। तो देखते हैं मेरा 30 है और इससे ऊपर वाला हम 35, उसके बीच में आएगा ये। तो 30 का देखते हैं तो 900 हो रहा है, तो ये 30 का नहीं है। 31 का, तो 31 का देखेंगे तो ये तो इसके स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 32 का देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 33 का देखते हैं तो 33 का यूनिट डिजिट 9 है, ये मीन्स मेरा 33 का हो सकता है। यदि हम एक बार 33 का करके ही देख लेते हैं क्या ये मेरा 33 का है या नहीं। तो ये 33 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, और क्या करते हैं 3 गुना 3, 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 1 10। तो ये मेरा 33 का है। तो 33 पर 0, इसका ये पूरा स्क्वायर है। तो यही मेरा हो गया आंसर 330। तो ये हो गया मेरा आंसर 2। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ललिता फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है और उसके पास शुरुआती पूंजी के रूप में 20,000 रुपये हैं। नीचे दी गई तालिका के आधार पर उसके पास अन्य खर्चों के लिए कितना पैसा बच जाएगा। उसके पास बोल रहा है ललिता के पास 20,000 रुपया है। तो उसमें बोल रहा है कि वो जो है कुछ खर्च करती है, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिना सिली हुई सामग्री पर 50% खर्च करती है और सिलाई के लिए सहायक उपकरण पर 20% खर्च करती है। तो पूछ रहा है कि अन्य खर्चों के लिए उसके पास कितना बच गया। तो यहाँ 50% प्लस 20%, वो 70% तो वो खर्च कर देती है पहले ही, वो 70% खर्च कर दी, तो बचा उसके पास कितना 30%। तो मेरे पास टोटल दिया हुआ है 100% दिया हुआ है 20,000। तो 1% निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा मेरा 200। तो 30% निकाल देंगे, बचा हुआ 30% है, तो 30 गुना 200, तो 30 गुना 200 मेरा कितना हो जाएगा 6,000। तो ये हो गया मेरा 6,000 रुपया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पुरुष कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक मैदान की घास को काट सकते हैं। यदि वे दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं और कुलदीप सुबह 9 बजे काम शुरू करता है तो घास काटने का कार्य कब समाप्त होगा। बोल रहा है कुलदीप है जो कि 8 घंटे में काम कर सकता है और आगरकर है जो कि 12 घंटे में कर सकता है। तो ये मेरा टाइम एंड वर्क का एलसीएम से ले लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा 24, और यदि 8 से 12 देंगे 3 हो जाएगा, और 12 से देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2। मीन्स कुलदीप का जो एफिशिएंसी है, मतलब 1 घंटा में जो कर सकता है वो 3 काम कर सकता है, जबकि आगरकर जो है मेरा 2 काम कर सकता है। और टोटल वर्क कितना है 24। बोल रहा है यदि वे दोनों बारी बारी से काम करें, मीन्स पहला घंटा यहाँ पर बोल रहा है कि पहला घंटा कुलदीप करता है जो कि 9 बजे शुरू करता है, दूसरा घंटा मीन्स 9 बजे से 10 बजे तक कुलदीप करता होगा। लाइक पहला घंटा कुलदीप करता है तो 9 से 10 कुलदीप, फिर 10 से 11 करता होगा आगरकर, फिर 11 से 12 करता होगा कुलदीप, ऐसे करके। तो मीन्स हर एक 2 घंटा में दोनों 1-1 घंटा काम करता है। मीन्स 2 घंटा में दोनों 1-1 घंटा काम करेगा, कितना काम करेगा 5 काम। तो 2 घंटा में दोनों मिलके 5 काम किया, तो हमको टोटल काम कितना करवाना है 24। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके नज़दीक तक जाएंगे। तो इसके नज़दीक तक जाने के लिए मेरे पास 5 काम हो रहा है 2 घंटा में, तो कितना से गुना करेंगे कि ये मेरा इसके नज़दीक तक चल जाएगा। तो यदि हम इसको 4 से गुना करें तो 4 पंचे 20 कम हो जाएगा, तो इधर किए तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 8। मीन्स 8 घंटे में 20 कम हुआ।
8 घंटे में 20 कम, तो पहला घंटा करता है कुलदीप, दूसरा घंटा करता है अगरकर, तो इसी तरह तीसरा घंटा कुलदीप, चौथा घंटा अगरकर, पांचवा घंटा कुलदीप, छठवां घंटा अगरकर, सातवां घंटा कुलदीप, आठवां घंटा अगरकर। तो 9वां घंटा किसका बारी आएगा? कुलदीप का। तो 9वां घंटा मीन्स 9वां घंटा जो करेगा कुलदीप करेगा, तो 9 घंटे में कितना कम हो जाएगा? तो 9वां घंटा में कुलदीप कितना करता है 1 घंटे में? 3, तो 20 3 23, मतलब 9 घंटा में 23 कम हुआ, बट अभी भी एक कम बाकी है 24 कम पुराने के लिए। अब तो कुलदीप तो कर दिया 9वां घंटा, अब किसका बारी है? अगरकर का। तो अगरकर एक कम करेगा जबकि उसका एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ ऐसा है जब किसी का एफिशिएंसी ज़्यादा हो और कम कम हो, तो यहाँ पे घंटा में हम वो ऊपर में लिख देंगे जितना कम बचा है, और बटे में लिख देंगे जितना मीन्स जितना एफिशिएंसी है, मतलब वो आदमी जितना कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा 9.5 घंटा में 24 कम हो जाएगा, 9.5 घंटा में 24 कम हो जाएगा। तो 9.5 घंटा मतलब यहाँ लिख देते हैं 9:30, मीन्स 9 बजे के बाद 9.5 घंटा में काम पूरा हो जाएगा। तो 9 बजे कार्य शुरू हुआ था और 9.5 घंटा उसमें जोड़ देंगे, तो 9 3 12 6 18, मीन्स यहाँ पे मेरा 6:30 बजे शाम में काम खत्म हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, यदि एक अवलोकन x1 x2 x3 ... xn का समांतर माध्य 1 है, तो x1/k, x2/k, x3/k, ... xn/k का समांतर माध्य क्या होगा? तो यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, तो x1 x2 किसी भी चीज़ का यदि किसी भी अवलोकन का माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं? सबको जोड़ के और जितना अवलोकन है उससे भाग देते हैं, तो वही करेंगे यहाँ भी। तो x1 + x2 + x3 + ... xn बाय कितना हो गया? 1 से शुरू हुआ n तक है, तो कितना हो गया इसमें अवलोकनों की संख्या? n। तो इसका माध्य दिया हुआ है 1, तो इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं। तो x1 + x2 + x3 ... करके यहाँ पर xn जो हो जाएगा, इसको n को उधर लेके चल जाते हैं तो n × 1 ये हो जाएगा n, मतलब x1 से लेके xn तक का जो जोड़ होगा मेरे पास कितना हो जाएगा? n। अब हमको निकालना क्या है कि x1/k, x2/k, x3/k ... xn/k का समांतर माध्य, तो उसका समांतर माध्य लिखेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे कि मीन्स जितना है उसको जोड़ के x1/k + x2/k + x3/k + ... xn/k। तो इसमें भी माध्य निकालना है, तो इसमें भी कितना मेरे पास एक्सपेरिमेंट है मीन्स अवलोकन है, तो इसमें भी मेरे पास n, तो n से भाग देना पड़ेगा, और इसका को जो है माध्य पता नहीं है, इसका माध्य पता करना है। तो क्या करते हैं, पहले इसको सही से सॉल्व करके लिख देते हैं फिर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में मेरा k जो है कॉमन है, मीन्स एलसीएम के रूप में लिख सकते हैं, तो हम नीचे k लिख देते हैं एलसीएम के रूप में, और ये n है तो n को रहने देते हैं और इसको ऐसे लेके जाते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर में x1 + x2 + x3 + ... और ये हो जाएगा मेरा +xn। तो x1 से लेके xn तक का जोड़ मेरा दिया कितना हुआ है, तो ये मेरा n दिया हुआ है, तो ऊपर लिख देते हैं n बाय नीचे में क्या है मेरा k × n, तो n तो मेरा कट जा रहा है, तो मेरा बच क्या जा रहा है 1/k, तो ये हो गया मेरा 1/k इसका आंसर। तो ये हो गया 3 नंबर आंसर। तो यहाँ पर फिर से एक बार बता देते फ्रेंड्स कि एक अवलोकन दिया हुआ है जिसमें कि x1 x2 से xn तक का दिया हुआ है, तो उसका माध्य दिया हुआ है, तो किसी भी अवलोकन का माध्य निकालना हो तो सबका जोड़ लिखेंगे और जितना अवलोकनों की संख्या है बटे वो लिखेंगे, तो उतना बराबर मेरे पास 1 दिया हुआ था, तो अवलोकनों का जोड़ कितना हो गया मेरे पास n, ये n को उधर लेकर चल गया। तो उसके बाद निकालना है, ये तो मेरा दिया हुआ था, अब इसको निकालना है कि x1 + k + x2/k ... xn/k तक का इसका माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य हमको पता नहीं है, तो लेकिन ये जानते हैं कि माध्य जो होता है सभी अवलोकनों का जोड़ बटे अवलोकनों की संख्या। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें भी अवलोकनों की संख्या n थी, तो बटे n कर दिए, और इसको जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो x1 से लेकर xn तक होता है k × n, और ये मेरा x1 से लेकर xn तक का जोड़ है n है, तो n बाय ये kn है, तो n से कट गया तो 1/k।
तो ये हो गया मेरा आंसर। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का यूज सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में जो है, तो ये वाला को सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ 117 में 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 एक 90 और 2 9 3 27, 13 9 17, तो ये हो गया 13 और गुना 4, 13 गुना 4 हो जाएगा 52। 17 में जब 52 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 35, ये हो गया 35 लेकिन माइनस में, क्योंकि 17 में 52 घटा रहे हैं, बड़ा वाले को घटा रहे हैं जो कि माइनस में है, तो ये हो गया मेरा -35। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा मेरा +35। और जब 43 + 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 78, और 67 में जब 78 घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा -11, और -11 से जब हम 66 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा -6, तो ये हो गया मेरा आंसर -6। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 10 sin टू द पावर अल्फा प्लस 15 cos टू द पावर 4 अल्फा बराबर 6, तो 27 cosec टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec टू द पावर 6 अल्फा का मान क्या होगा। तो ये मेरे पास जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है मेरा क्या, 10 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos टू द पावर 4 अल्फा बराबर 6। इस 6 को हम इधर लेके जाते हैं, तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/6 sin टू द पावर 4 अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 15/6 cos टू द पावर 4 अल्फा। और इधर मेरे पास जब इधर 6 ला लिए तो ये बच गया मेरे पास 1। ठीक है, तो इसको हम एक बार कटा के भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2 से कटेगा तो 5, और ये 2 से कटेगा 3, और ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा मेरा 5, और ये 3 से कटेगा तो 2। तो ये हो गया मेरा 5/3 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 5/2 cos टू द पावर 4 अल्फा बराबर 1। तो इसके sin टू द पावर 4 अल्फा को हम sin टू द पावर 2 अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और इस cos स्क्वायर 4 अल्फा cos टू द पावर 4 अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं कि 5/3 sin टू द पावर 4 sin स्क्वायर अल्फा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं इधर, और इंटू sin स्क्वायर अल्फा, सेम चीज़ को बस लिख रहे हैं हम, और ये प्लस है तो ये प्लस लिख दिए, और ये है मेरा 5/2 cos स्क्वायर अल्फा, और इसको भी ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, और इधर है मेरा cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है, बराबर 1, तो ये हम लिख देते हैं बराबर 1। तो ये वाले जो मेरा एक्सप्रेशन आया इसको हम sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 से कंपेयर करेंगे। मीन्स यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1, और इसमें भी 1। तो यहाँ देख रहे हैं सेम, यहाँ भी sin स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी sin स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा है। तो इस 1 को इस 5/3 sin स्क्वायर अल्फा से कंपेयर कर देंगे, और ये वाले 1 को इस 5/2 cos स्क्वायर अल्फा से कंपेयर कर देंगे। मीन्स यहाँ पे 5/3 sin स्क्वायर अल्फा, 5/3 sin स्क्वायर अल्फा बराबर लिख देंगे 1, और 5/2 cos स्क्वायर अल्फा बराबर लिख देंगे 1। तो यहाँ पे हमको किस रूप में जाना है, कोसेक स्क्वायर अल्फा और सेक और कोस के रूप में, एक कोसेक के रूप में। तो इस साइन को हम डायरेक्ट इधर लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 5/3 बराबर, साइन को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर अल्फा। 1/sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे मेरा जब कोस को इधर लेके जाएंगे तो 5/2 बराबर हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ मेरे पास हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5/3 और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया मेरा 5/2। अब हमको डिटरमाइन निकालना क्या है, तो ये निकालना है 27 कोसेक टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक टू द पावर 6 अल्फा। तो इसको हम लिख लेते हैं 27 कोसेक पावर 6 अल्फा को हम कोसेक स्क्वायर अल्फा पर पावर क्यूब लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसको 8 इंटू
सेक पर पावर 6 अल्फा को सेक स्क्वायर अल्फा इस पर पावर क्यूब लिख देते हैं। ये हो गया बराबर 27। यहाँ पे मेरा कोस स्क्वायर अल्फा जो है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर जो अल्फा है इसको हम यहाँ पर निकालें, जो कि मेरा कितना था, ये है मेरा 5/3। तो यहाँ पे हम 5/3 लिख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना है, 5/3। तो 5/3 तो इसका हो गया क्यूब प्लस 8 इंटू यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा का क्या वैल्यू आया, 5/2। तो यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं और इसका क्यूब। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 27 इंटू 5 का क्यूब हो जाता है 125/3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब फिर हो जाएगा 125 और 3 का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा मेरा 8 कट जाएगा, यहाँ भी 27 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 125 प्लस 125 बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 250। तो ये 3 नंबर हो गया मेरा आंसर। तो एक बार यहाँ पे फिर से एक बार इस जगह समझा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ क्या था कि 10 sin to the power 4 अल्फा प्लस 15 cos to the power 4 अल्फा बराबर 6। इसको हम जो है sin to the power 4 अल्फा को sin स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा के रूप में लाकर इसको हम कंपेयर करना चाहें, जिसके लिए क्या किए कि इस 6 को पहले ला दिया तो 10/6 हो गया, ये sin to the power 4 अल्फा प्लस 15/6 cos to the power 4 अल्फा, और इसको हम फिर लिख देते हैं 5/3 ये लिख दिए, और ये sin to the power 4 अल्फा को sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर अल्फा लिखें। तो एक sin स्क्वायर अल्फा को बाहर रहने दिए, एक को अंदर कर दिए, ताकि मीन्स हम इसको जो है इससे कंपेयर कर पाएँ ये वाले से। तो इससे कंपेयर कर दिए तो यहाँ पे मेरा हो जाता है 5/3 sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यहाँ भी हो जाता है 5/2 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 5/3, यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5/2, तब यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास कि एक ट्यूब टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, नीचे से रिसाव के कारण यह 20 घंटों में भर जाती है। एक टंकी है, मान लेते हैं एक टंकी ए है, एक ट्यूब है जो कि टंकी को कितना देर में 15 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्या होता है, क्या उसमें एक रिसाव हो जाता है, मीन्स किधर से भी पानी उससे रिसने लगता है। तो मान लेते हैं कि बी एक रिसाव वाला ट्यूब है, ये बोल सकते हैं। तो इससे तो निकलेगा, तो इसके कारण क्या होता है कि उसको 5 घंटा ज़्यादा लग जाता है, मीन्स 20 घंटे में भरता है। तो इसको वही टाइम एंड वर्क से ही इसको पहले क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 60, और 15 से जब 60 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4, और 20 से भाग देंगे 60 में तो ये हो जाएगा मेरा 3। तो ए का एफिशिएंसी है 4 और बी का एफिशिएंसी पता नहीं, लेकिन बी में ए में जब हम बी को घटा रहे हैं 3 आ रहा है, तो ए का तो पता है, तो बी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 4 में 1 घटाएंगे तब 3 आएगा, मतलब बी जो है प्रत्येक घंटा एक पार्ट को निकाल रहा है। तो यदि पूरा 60 पार्ट को, टंकी का कितना आयतन है 60, तो टंकी मतलब पूरा टंकी को खत्म खाली करना हो तो इसको 60 पार्ट को निकालना पड़ेगा 1 की स्पीड से, तो इसको कितना देर लग जाएगा 60 आवर्स। तो ये हो जाएगा मेरा 60 आवर्स आंसर, आंसर नंबर 2। तो अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 200 पुरुषों का कार्यबल 224 दिनों में एक भवन का निर्माण कर सकता है, तो 256 दिनों में इसी भवन का निर्माण हेतु कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोल रहा है कि 200 व्यक्ति यदि काम करेगा तो 224 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल काम, क्या 200 व्यक्ति काम करेगा 224 दिन। तो वही बोल रहा है यदि 256 दिन में करना हो तो कितना पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरा सेम काम होगा, यहाँ भी सेम काम होगा। तो यहाँ 224 दिन में करना था जितना, जो कि 200 पुरुष करता, बट यहाँ पे हमको पुरुषों की संख्या पता नहीं है बट दिन पता है। तो कार्य दोनों बराबर था, तो हम यहाँ भी लिख दिए, वो भी यहाँ भी लिख दिए कि पुरुष गुना जो कार्य है कितना दिनों की संख्या है, और यहाँ भी लिख दिए दिनों की संख्या गुना जो पुरुष होगा उसका जो पता नहीं तो उसको x मान लिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब 256 से 1024 कटाएंगे तो ये तो मेरा डायरेक्ट कट सकता है कितना, 16 से 256 कट जाता है तो 16 हो गया,
और ये 16 से कटेंगे तो 16 85, 16 छः के 96 और 16 चौके 64, और फिर यदि हम 16 से कटाते हैं तो 16 चौके 64 4 बार में, और x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 4 गुना 200 मतलब 800। तो ये हो गया मेरा 800 दिन 800 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी यदि 256 दिन में इस काम को पूरा करना है। तो ये हो गया मेरा 4 नंबर आंसर। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, बिना किसी ठहराव के सुनील एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करता है। क्या बोलता है, यदि वो रुकता नहीं है तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। सॉरी, इसको थोड़ा मिटा के देख लेते हैं। तो बोल रहा है बिना किसी ठहराव के वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, जबकि वो ठहराव के साथ, मान लेते हैं बी है ठहराव के साथ, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। तो इसमें जो है हर समय ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाता है मेरा 240, और 240 हो गया। जब 8 से भाग देंगे तो ये हो जा रहा है मेरा कितना 3, और 6 के भाग दे रहे हैं तो 4। बोल रहा है कि यदि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो वो 3 घंटा में चल जाएगा, जबकि इसमें क्या होता है वो रुकता नहीं है, मतलब वो लगातार चलते रह जाता है। जबकि वो 60 किलोमीटर रुक के चलता है तो उसका जो गति हो जाता है वो 60 किलोमीटर हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ कि उसको 4 घंटा लगने लगता है। तो बोल रहा है कि वो प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कितना का अंतर है। 1 घंटा मीन्स उसको पहुंचना था 3 घंटे में, लेकिन वो 4 घंटा लगा दिया, मीन्स वो 4 घंटे में 1 घंटा तो लेट है। तो प्रत्येक घंटा कितना लेट है, मतलब 1/4, और यदि हम इसको मिनट में निकाल दें तो निकल जाएगा मेरा 4 से कटाएंगे तो 15 मिनट, मीन्स प्रत्येक घंटा वो जो है 15 मिनट रुकता है। जैसे कि किसी को 240 किलोमीटर चलना है, तो यदि वो 80 के स्पीड से चलेगा तो वो तो 3 घंटा में पहुंच जाएगा। बट क्या करता है कि वो 80 के स्पीड से चलता है, वो पता है, लेकिन क्या होता है कि वो रुक रुक कर चलता है। तो 80 के स्पीड से चले और वो 15 मिनट रुक जाए, 80 के स्पीड से चलता है फिर 15 मिनट रुक जाता है। तो यहाँ पर तो 1 घंटा चला, ठीक है 80 किलोमीटर चल लिया, बट वो 15 मिनट रुक गया, तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया। फिर दूसरे बार भी वही हो जाता है, तीसरे बार भी वही होता है, चौथे बार भी वही। तो मीन्स वो जो है प्रत्येक घंटा, जिसके कारण उसका स्पीड जो है औसत गति कितना हो जाता है 60। तो यहाँ हमको डायरेक्ट पूछ रहा है कि कितना मिनट वो रुक रहा है, तो वो जो है 15 मिनट रुक रहा है प्रत्येक। ये हो गया मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 + √2x² - 4 + √5x + 8 + 2√5 बराबर 0 के मूल हैं, तो इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको यदि इसका वैल्यू निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, यदि मेरे पास अल्फा इंटू बीटा हो और अल्फा प्लस बीटा हो तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा और बीटा क्या है, इसका मूल है। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, तो मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो गया C/A। तो यहाँ पे C के जगह पे मेरे पास क्या है, तो C के जगह है 8 + 2√5। तो 8 + 2√5 और बाय A के जगह कितना है 5 + √5। तो ये हो गया मेरा 5 + √5, 5 + √2 सॉरी। तो ये हो गया मेरा 5 + √2। ये हो गया मूलों का गुणनफल, और हमको क्या चाहिए, मूलों का योगफल भी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है मेरा -b/a। तो -b/a, यहाँ b के जगह कितना है -4 + √5। पहले से मेरे पास माइनस है ही, और b के जगह कितना है -4 + √5, तो वो लिख लेते हैं। और बाय a के जगह कितना है 5 + √2, 5 + √2। जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +4 + √5 बाय 5 + √2। तो ये हो गया मेरा मूलों का योग, ये हो गया मेरा मूलों का गुणनफल। तो दोनों लिख लिए पहले। उसके बाद हमको निकालना क्या है, 2 × अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो 2 ×
यहाँ मेरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है 8 + 2√5 बाय 5 + √2 ये लिख देते हैं। उसके बाद नीचे में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया 4 + √5 बाय 5 + √5। तो यहाँ भी बटे में 5 + √2 है, यहाँ भी 5 + √2 है, ये तो मेरा कट ही जाएगा डायरेक्ट, तो इसको कटा देते हैं बराबर। और यहाँ पे हम यहाँ भी 2 है कॉमन आ सकता है और इसमें भी, तो क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 × 2 कॉमन लिए तो मेरे पास कितना बच जाएगा 4 + √5 और नीचे मेरे पास कितना है 4 + √5। तो 4 + √5 4 + √5 ये तो मेरा कट ही जाएगा, तो ये हो गया मेरा कट जाएगा। तो ये मेरे पास बच क्या जाएगा 2 × 2, तो 2 × 2 बच गया जो कि हो गया मेरा 4। ये हो गया मेरा आंसर 2 नंबर। इसमें क्या था कि अल्फा और बीटा इसका बोल रहा है मूल है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ देख रहे हैं कि मेरा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का ज़रूरत था, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया मेरा जो कि C/A होता है, तो यहाँ C/A लिख दिए और अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए जो कि -B/A होता है, ये भी लिख दिए। उसके बाद जो वैल्यू है उसको पुट कर दिए, बस मेरा आंसर हो गया 4, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कितना क्या है कि हिमांशी ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक टी शर्ट खरीदी लेकिन इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। मीन्स बोल रहा है कि यदि कोई शर्ट 100 रुपया का है तो वो जो है 80 रुपये में खरीदती है, मतलब 20% के छूट पे तो वो खरीदती है, लेकिन इसे बेच देती है अंकित मूल्य पे ही। मीन्स खरीदी 80 रुपया में और बेच देती है अंकित मूल्य पे ही, तो इसको क्या होता है 20 रुपया का लाभ हो जाएगा। खरीदी 80 रुपया में, 100 रुपया का खरीदी 80 रुपया में और बेच देती है फिर 100 रुपया में, तो ये तो 20 रुपया का लाभ कमा ली। तो 20 रुपया का लाभ कमाए कितना पे 80 पे इंटू 100, तो ये मेरा हो जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ बटे CP, ये खरीदी तो इसी को बोलेंगे क्रय मूल्य और गुना 100। तो 20 से हम यदि कटाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 4 और 100 हम 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25। तो 25% ये जो है लाभ कमा लेती है इसमें। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें है निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ तो एक ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम मान लेते हैं कि वो भिन्न क्या है, तो वो भिन्न मेरा x है, तो x + 5/16 जो दिया हुआ है मेरा 1 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 - 5/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हो गया मेरे पास एलसीएम, और जब इसको 1 से गुना करेंगे तो 16 और -5, तो ये हो जाएगा मेरा 11/16। तो यही हो जाएगा मेरा 11/16 आंसर। तो ये मेरा 6/8 है, 11/32 ये नहीं होगा। यहाँ जब देखते हैं हम 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 22/32 है, तो यदि हम इसको सॉल्व करके लिखें तो ये 11/16 ही है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक त्रिभुज के शीर्ष 4,1, 1,1, 3,5 है तो वह होगा। तो एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है और बोल रहा है कि वो त्रिभुज कैसा होगा, मीन्स समबाहु, समद्विबाहु या तो समकोण कैसा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तीनों भुजा निकाल लेंगे, दूरी सूत्र का यूज करके हम तीनों भुजा निकाल लेंगे कि तीनों भुजा की लंबाई क्या है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि समबाहु है या समद्विबाहु या तो विषमबाहु। तो उसके लिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र मेरा क्या होता है, तो दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है मेरा दूरी सूत्र, तो ये होता है मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यदि हम इस फॉर्मूला का यूज करके AB का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो x2 1 और 1 - 4, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा मेरा -3 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या हो गया 1 और y1 क्या हो गया 1, तो दोनों का स्क्वायर में दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा मेरा 3। तो ये दूरी जो मेरा AB निकल गया, ये निकल गया 3। अब इसी तरह हम BC निकाल लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे y2 - y1 क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा मेरा y2, इधर गया ये 5 हो गया y2, और ये हो गया मेरा y1, और ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 बराबर हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो ये हो गया मेरा BC, ये हो गया AB। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ गया ये, और अब निकाल लेते हैं AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं हम। तो AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y2, ये 5 माइनस 1, ये तो इधर से कर लेते हैं कि 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 5 तो माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 16, तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये निकल गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो AB निकल गया 3, BC निकल गया रूट 20, और AC निकल गया रूट 17। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी भुजा मेरा ना तो बराबर है और ना तो हम किसी को जोड़ के किसी के बराबर कर सकते हैं स्क्वायर करके, मीन्स ये एक मेरा विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये मेरा विषमभुज त्रिभुज का आंसर हो गया 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है 4500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो हम एक तरफ साधारण ब्याज एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, और 4500 का निकालना है तो हम पहले एक वर्ष के लिए निकालेंगे। तो पहला वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना निकालना है 8%। तो एक वर्ष का हो जाएगा 8%, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 गुना 8, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36। तो पहला वर्ष के लिए जो मेरा ब्याज हो जाएगा SI जो होगा मेरा 360, SI और CI दोनों जो है मेरा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पहला वर्ष के लिए सेम होता है। तो पहला वर्ष के लिए मेरा साधारण ब्याज हो गया 360 और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया 360। हमको 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो दूसरा वर्ष के लिए देखते हैं। तो दूसरा वर्ष के लिए मेरा साधारण ब्याज 360 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष सेम होता है। तीसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज मेरा 360 ही हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, वो चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। तो साधारण ब्याज तो मेरा निकल गया, पहला वर्ष के लिए 360, दूसरे वर्ष के लिए 360, तीसरे वर्ष के लिए 360। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज का बात करते हैं तो पहला वर्ष तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है, लेकिन दूसरा वर्ष क्या होता है, तो ये तो होता ही है, मीन्स दूसरा वर्ष के लिए भी 360 तो होगा ही, मीन्स 4500 पे 8% तो लगेगा ही, प्लस में इस 360 पे भी 8% लग जाएगा, मीन्स ब्याज पर ब्याज लगने लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो दूसरा वर्ष पर जो है मेरा पहला वर्ष के लिए 360 हो गया, दूसरा वर्ष के लिए 360 प्लस 360 पर ब्याज, 360 पर इसका 8% निकालेंगे तो 8 गुना 6 हो जाएगा मेरा 48, कैरी 4, और 8 के 24, 4 28 बटे 10। ये हो जाएगा मेरा कितना हो गया, सॉरी क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा मेरा 28.8। तो ये दूसरे वर्ष के लिए जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वो हो गया 360 प्लस 28.8, और तीसरा वर्ष का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये 4500 पर तो लगेगा ही, तो 4500 पर 8% निकाले 360। अब इस पहले वर्ष के भी ब्याज पर लगेगा, तो 360 का ब्याज कितना, 8% कितना निकल रहा है 28.8, और दूसरे वर्ष के भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 360 का पहले हम लिख लेते हैं, तो 28.8 और इस पर भी लगेगा, मीन्स ब्याज पर ब्याज, पहले का जितना भी ब्याज है उस पर लगेगा। तो हम जो है एक एक करके 360 का ब्याज हम मेरे पास हो गया 28.8, 360 का फिर निकाले 8% तो वो भी 28.8 ही होगा, और अब जो है मेरा ये 28.8 पर भी 8% लग जाएगा। तो 28.8 पर यदि हम 8% निकाले तो 28.8 इंटू 8%, तो इसको हम यदि सॉल्व करके देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 गुना 8, 8 8 64, कैरी 6, 8 8 64, 6 70, कैरी 7, और 8 दूनी 16, 7 23, और बटे 100। तो ये हो जाएगा मेरा 2 रुपया 30 पैसा के आसपास। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 रुपया 30 पैसा। तो हमको बोला क्या कि 4500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा साधारण ब्याज पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष का निकल गया,
और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष का निकल गया। तो हमको अंतर निकालना है। तो ये तो जो मेरा कट रहा है उसको हटा देते हैं डायरेक्ट, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल जाएगा। तो ये तो मेरा खत्म ही हो गया। तो जो बच गया वही अंतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.28 ये 3 बार प्लस में 2.3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसको हम जोड़ के लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 8 8 16 8 24 और 3 27 और कैरी कितना बच गया 2। तो 8 8 16 8 24 2 26 2 28 कैरी 2 2 2 4 2 6 2 8। तो 88.7 रुपीज़ हो जाएगा मेरा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा मेरा 4 नंबर हो जाएगा आंसर। इसको एक बार और बता देते फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना था, इसलिए यहाँ पर 3 वर्ष का बोल रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे कि हर एक वर्ष का अलग अलग निकाल लेंगे कि मतलब इसका भी एसआई कितना हो रहा है, सीआई कितना हो रहा है। तो पहला वर्ष के लिए जब एसआई और सीआई निकालते हैं तो 4500 का 8% निकालना पड़ेगा। तो एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए तो सेम होता है, लेकिन एसआई तो दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए हर बार तो सेम ही चलेगा क्योंकि इस पर ब्याज नहीं लगता है। बट जब सीआई का बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वो 4500 पर लगा, लेकिन दूसरे वर्ष जो होगा वो 4500 का जो ब्याज होगा उस पर भी लगेगा। तो इसलिए हम 360 पर भी ब्याज निकालें। फिर तीसरे वर्ष में जो है तो पहले 4500 पर तो लगाएं, फिर पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी लगेगा और दूसरे वर्ष का ब्याज है उस पर भी लगेगा। तो उस सब को निकाल के जब हम ये मतलब जो कट रहा है उसको हम कटा लिए, मीन्स अंतर निकालना था। तो ये सबको जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, तो ये तो मेरा घट ही जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम कटा लिए और इसको जोड़ दिया, ये हो गया 88.7। तो ये हो गया 88.7 रुपया आंसर। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेतन का 85% खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो मतलब 85% खर्च करने के बाद, मतलब 85% यदि वो खर्च कर लेता है तो उसके पास बचता कितना है 15%। 85% खर्च कर लेगा तो 15% बच जाएगा। तो वो बोल रहा है, तो वो जो 15% है वो 1200 के बराबर है। तो 15% 1200 के बराबर है, तो उसका मासिक आय कितना है। तो एक के लिए निकाल लेंगे तो 15 से 8 बार में कट जाएगा, और हमको उसका मासिक आय निकालना है तो डायरेक्ट 100 के लिए निकाल लेंगे तो मेरा उसका मासिक आय निकल जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा मेरा 80 पर 2 जीरो मीन्स 8000 रुपया। तो ये हो जाएगा मासिक आय पर, मीन्स उसका जो मासिक आय होगा 8000 रुपया हो जाएगा। 85% खर्च कर ले रहा था, 15% उसके पास बच रहा था जो कि 12% 1200 के बराबर था। यहाँ पर बोल रहा है एलसीएम निकालने, तो एलसीएम निकालने बोल रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 7, या तो इसको भी लिख सकते हैं हम क्या 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 6 7 42 और 77 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 11। तो इसमें जो मेरा सबको एक एक बार ले लेंगे, मीन्स यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार होगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर तो सब में एक ही बार है तो 2 ले लेंगे। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे 2 ले लिए। दूसरा तो यहाँ पे सब में मेरा 3 भी है तो हम 3 भी ले लेंगे, और 7 है, 7 सब में एक एक बार है तो 7 एक बार सिर्फ ले लेंगे, और 11 है तो 11 भी ले लेंगे। तो सबको हम गुना करके लिख देंगे तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2 गुना 3 6 6 7 42 गुना 11। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 6 4, तो 462 हो जाएगा मेरा 2 नंबर आंसर। और इसको यदि हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या कर सकते हैं कि यहाँ देखते हैं कि जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम होने का क्या मतलब है, एलसीएम होने का मतलब है जो भी एलसीएम होगा ये सभी से कटेगा पूर्ण रूप से। तो ये सबको हम 77 को देख रहे हैं कि 77 को 7 गुना 11 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 77 से तो कटेगा, इसका मतलब ये 11 से भी कटेगा, सभी संख्या जो भी होगा इसका एलसीएम तो वो 11 से कटेगा। देख लेते हैं 11 से कौन कौन सा कटता है पहले। तो ये तो कट जा रहा है तो हो सकता है, और ये 11 चौके 44 11 दूनी 22 ये भी हो सकता है, और ये 11 के 11 और फिर हो जाता है 58 तो ये नहीं कट रहा है तो ये मेरा नहीं हो सकता है। और ये देख लेते हैं 11 दूनी 22 ये भी हो सकता है। ठीक है 11 से तो मेरा हो गया। अब जो है दूसरा मेरे पास क्या है 7 है,
7 भी है, उसके बाद और क्या क्या है मेरे पास, इसके बाद 6 भी है, मीन्स 3 से भी कटना चाहिए। यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 7 है, तो ये 3 से भी मेरा कटना चाहिए। तो ये देख लेते हैं मेरा 3 से कट रहा है, 5 1 6 4 10, तो सबका जोड़ यदि 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से नहीं कटा। और ये वाला हम देख लेते हैं 462 कट रहा है क्या, तो 4 6 12 4 6 10 2 12, ये मेरा 3 से कट रहा है, तो ये मेरा हो सकता है। और इसमें जब देखें तो 8 3 11, तो ये भी मेरा 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये हो गया मेरा आंसर। या तो तीसरे मेथड से करें तो सबका हम डायरेक्ट जो एलसीएम निकालते हैं तो वो कर सकते हैं कि 42 ये सब है, तो इसको लिख देते हैं। क्या करते हैं कि जो कॉमन है तो वो कर लेते हैं, 2 पहले है तो 2 कर लिया, तो 7 हो गया, ये हो गया मेरा 21 और ये हो गया मेरा 77। और सब में कितना आ रहा है 7, तो 7 ले लेते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 27, 7 11 जा ये हो गया। तो जब हम सबको गुना कर देंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा 2 गुना 7 गुना 3 गुना 11। जैसे भी करे फ्रेंड्स उसे निकाल लेना है। ज़्यादातर ऑप्शन से यदि निकालेंगे तो मेरा जल्दी निकलेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 21। क्वेश्चन 21 है एक सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ 35, यहाँ ब्रैकेट वाले को पहले कर देते हैं, तो 35 में 5 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 7, और माइनस भी -18 है, -7 है, तो ये हो जाएगा मेरा -25। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ भी है यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +25 और -15। तो 25 में 15 जाएगा तो मेरा बच जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 21 नंबर का आंसर 10, एक नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है सूरज की आयु उसके पुत्र अर्जुन की 3 गुना है। सूरज है, उसका जो आयु है उसका पुत्र अर्जुन उससे 3 गुना है, तो ये लिख दिए। ठीक है, 8 वर्षों के बाद अर्जुन की आयु का 2.5 गुना, तो 8 वर्ष बाद बोले तो दोनों में 8 वर्ष पहले लिख देंगे, तो अर्जुन पहले 8 वर्ष बाद लिख दिए, दोनों में 8 वर्ष जोड़ के लिख दिए। उसके बाद बोलता है 8 वर्ष के बाद वह अर्जुन की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा, मतलब 5/2 गुना, 2.5 गुना मतलब 2, 1/2 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 1 5, मतलब 5/2 गुना। तो ये बोल रहा है 8 वर्ष बाद, मतलब एस में भी 8 जोड़ दिया और अर्जुन में भी 8 जोड़ दिए। सॉरी ये वाला मेरा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हाँ 8 वर्ष बाद मेरा सूरज भी और अर्जुन का वो भी लिख दिए, सूरज S+8 और अर्जुन का हो गया A+8। तो ये जो होता है इसका 2.5 गुना हो जाता है, मतलब इतना गुना 5/2। तो यदि हम दोनों का सॉल्व करेंगे तो मेरा अर्जुन और सूरज का पहले परसेंटेज निकल जाएगा, तो उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सूरज के जगह पे हम डायरेक्ट 3 × अर्जुन लिख सकते हैं, तो 3 अर्जुन +8 ये लिख दिया डायरेक्ट। सूरज बराबर है 3 अर्जुन, तो उसको लिख दिए। और ये 2 को इधर गुणों में, इधर भाग में, तो इधर ले जाके गुणों में कर देते हैं, और बराबर हो गया अर्जुन +8 गुणा 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6A + 8 × 2 16 बराबर, ये हो जाएगा 5 × A 5A + 8 × 5, ये हो गया मेरा 40। तो ए वाला को एक तरफ कर देते हैं और बिना ए वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर है 6A - 5A और बराबर हो जाएगा 40 - 16। तो ये हो जाएगा मेरा A बराबर 24, मतलब अर्जुन का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना हो जाएगा, अर्जुन का वर्तमान उम्र हो जाएगा 24। तो उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है सूरज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो सूरज को जो आयु हो जाएगा उसके पुत्र की आयु, मीन्स यहाँ सूरज का जो आयु हो जाएगा 22 × 3, तो ये हो जाएगा 72। तो 8 वर्ष बाद यहाँ पर बोल रहा है 8 वर्ष बाद वो अर्जुन की आयु का 2.5 गुना, तो पहले तो हम वो 8 वर्ष लिख देते हैं, उसके अगले 8 वर्ष बाद उसका आयु क्या होगा। तो यहाँ पहले तो मेरा जो 8 वर्ष बाद था वो हम लिखेंगे, तो 8 वर्ष बाद हम यदि लिखते हैं तो ये हो जाता है मेरा 32, और ये हो जाता है अर्जुन का सूरज का आयु कितना हो जाता है 80। बोल रहा है अगले 8 वर्षों के बाद, मीन्स यहाँ तो 8 वर्ष हो ही गया था, 32 हुआ था, उसमें और 8 वर्ष जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 40। तो इसमें भी 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा 88। तो अगले 8 वर्ष बाद उसकी आयु अर्जुन की आयु की कितना गुना होगी। तो यदि हम इसका देखें तो कितना गुना है, तो इतना गुना x कर देते हैं तो मेरा 88 है, तो x बराबर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 88, x बराबर हो जाएगा 88/40।
तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा 11 मीन्स 8 से यदि कटाते हैं तो 11 बार में, और इसको 8 से कटाते हैं तो 5 बार में, तो 11/5। तो ये हो जाएगा मेरा 2.1/5। तो ये 2.1/5। यहाँ पर फ्रेंड्स हम परसेंटेज पहले निकाल दिए, उसके बाद बोल रहा था 8 वर्ष बाद, तो वो हम लिख दिए 8 वर्ष बाद, जो कि 32 हो जा रहा था, इसका हो जा रहा था 80। और यहाँ क्या बोल रहा है, उसके अगले 8 वर्ष बाद, तो अगले 8 वर्ष का बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 40 और इसका हो जाएगा 88। तो बोल रहा है ये 88 40 का कितना गुना है, तो मान लिया x गुना है, तो 40 गुना x हो गया 88। तो x का वैल्यू निकाले तो मेरा हो जाएगा 2.1/5। तो ये हो गया मेरा आंसर। आंसर हो गया 4। तो अब 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर में एक सिंप्लीफिकेशन है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 7 गुना 3। 7 गुना 3 हो जाएगा 21। तो 21 से 105 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5, और 23 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 18, और 19 में 18 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5, और 22 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, और 119 में जब 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 7, 17 85 70, हाँ 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 टोटल यदि सॉल्व करने के बाद 7। तो ये हो गया मेरा आंसर 23 का। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन था तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, एक ट्रायंगल है ABC में DE और F क्रमशः BC CA और AB भुजाओं की मध्य बिंदु है। तो B और DF एक दूसरे को x पर काटते हैं, तो DE और CF एक दूसरे को y पर काटते हैं, तो x y का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC, तो हम लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं। ओह सॉरी, अच्छा इसको हम यहाँ पे इसका यूज करके बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल, और इसमें बोल रहा है ABC, इसका जो नाम है ABC, बोल रहा है BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु में DEF जो है BC DEF, ये हो जाएगा BC के D और CA के E हो जाएगा, और AB के F हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इसका मध्य बिंदु है ये सब। तो इससे भी मिला के हम एक त्रिभुज बना देते हैं, जो त्रिभुज बन रहा है बना देते हैं। तो इसको हम इधर मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, सॉरी इसको, और इधर इसको मिला दिए। तो ये भी DEF एक त्रिभुज बन गया। अब बोल रहा है DE और CF, DE और CF, तो DE और CF, तो DE ये हो गया DE और CF ये हो गया CF मिला देते हैं। तो DE और CF एक दूसरे को x पर काटती है, और BE और DF एक दूसरे को x पर, BE और DF, तो इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि BE और DF एक दूसरे को x पर काटता है, जबकि CF और DE एक दूसरे को y पर काटता है। तो बोल रहा है हमको क्या कि XY क्या होगा, ये पूछ रहा है मेरे पास, ये XY क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि ये जो है F और E इसका मध्य बिंदु है। तो यदि मध्य बिंदु होगा तो ये तो मेरा डायरेक्ट समांतर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु थ्योरम जो होता है, थ्योरम हिंदी क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ जो भी है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या होता है कि ये जितना है इसका आधा हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा BC/2, मतलब EF जो होगा BC के आधा हो जाएगा। तो EF तो मेरे पास निकल गया, EF हो जाएगा BC/2, EF हो गया BC/2। हमको पूछ रहा है क्या XY। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि यदि हम इसका BDEF, तो इसका यदि हम बात करें तो ये एक मेरा समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है, क्योंकि यदि हम देखें तो BDEF जब इसका हम बात करते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, यह BDEF एक समांतर चतुर्भुज कैसे हुआ, तो ये जो है मेरा इसके समांतर है, क्योंकि मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु को जब मिलाते तो ये समांतर होता है, और ये D जो है ये भी इसके समांतर होगा, क्योंकि ये भी तो मध्य बिंदु ही है, D और E तो मध्य बिंदु है। तो ये एक मेरा समांतर चतुर्भुज है।
और समांतर चतुर्भुज में मेरा क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मीन्स ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो मेरा ये बराबर ये है, मीन्स x जो है ये DF का मध्य बिंदु हो गया। और जब हम इसका बात करें CDFE का, इस समांतर चतुर्भुज का, ये भी तो मेरा एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका बात करें तो यहाँ पर इसका विकर्ण जब काटेगा तो यहाँ पर ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो गया, मीन्स y जो है DE का मध्य बिंदु है। तो यहाँ देखते हैं कि x जो है DF का मध्य बिंदु है, y जो है मेरा DE का मध्य बिंदु है। तो हम xy का वैल्यू निकालेंगे तो xy बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, xy बराबर लिख सकते हैं ये जो है EF का आधा होगा। xy क्या होगा? EF का आधा, और EF मेरा क्या था? BC का आधा। तो हम लिख देते हैं EF बराबर था BC/2 और इसका मतलब बाय 2 है xy, तो ये हो जाएगा मेरा BC/4। ये हो गया मेरा BC/4 आंसर। ये हो गया 2 नंबर आंसर। एक बार फिर इसको बताते हैं फ्रेंड्स। ये ABC एक त्रिभुज था, उसमें बोल रहा है कि DEF ये जो है मध्य बिंदु है, मतलब BC का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है। तो इसको जब मिलाएं तो ये मिला देते हैं हम, DEF को, ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर जो होगा मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ये जो है इसके समांतर होगा, ये भी इसके समांतर होगा और ये, और समांतर तो है ही, लेकिन जब मिड पॉइंट का बात हो जाता है तो ये जो है ये वाला जो EF जो होता है ये मेरा BC का आधा हो जाता है। तो ये हम लिख दिए EF बराबर BC/2 और हमको निकालना क्या है? XY। तो यहाँ पर जब हम समांतर चतुर्भुज देखते हैं BDEF, तो इसमें समांतर चतुर्भुज कैसे था? तो क्योंकि हम देख रहे थे कि ये इसके समांतर है, BF DE के समांतर है और BD EF के समांतर है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने का भुजा समांतर होना चाहिए। तो ये मेरा समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये जो विकर्ण है, एक विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित किया, तो ये वाला और ये वाला मेरा बराबर हो गया, मतलब x यहाँ पे मेरा मध्य बिंदु हो गया और यहाँ उसी पर का y भी मध्य बिंदु हो गया। तो ये दोनों मेरा मध्य बिंदु हो गया। तो सेम कंडीशन हो गया जब हम इसका बड़ा वाला BC और EF का बात कर रहे थे, अब हम इस वाले में जब DEF का बात कर रहे हैं तो इसमें अब ये मेरा मध्य वाला बिंदु ये हो गया लाइन। तो ये मेरा कौन सी हो जाएगा? EF के आधा हो जाएगा। तो लिख दिए मेरा XY बराबर EF/2। तो EF मेरा था BC/2 हो गया मेरा BC/4। ये हो गया मेरा आंसर। तो अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन जो कि 25 है, तो उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 25 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेमी है और 16 सेमी दी गई है, मतलब सेंटीमीटर दी गई है। तो पाई का मान बोल रहा है 22/7 मानते हुए शंकु की घुमावदार मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस बोल रही है या कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया हमको पता होता है, क्या होता है? πr/l, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो शंकु का पैरेलल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास h का वैल्यू दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3√23 और l का वैल्यू तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 16। तो हमको r का भी जरूरत है इसमें, तो r निकाल लेते हैं। तो r बराबर होता है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 16 का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3√23 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 16 का स्क्वायर 256, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 23, तो 9 यहीं 27 कैरी 2 18 2 20। तो इसको जब हम घटाते हैं तो ये हो जाता है मेरा 56 में 7 गया तो 200 खत्म हो गया, 56 में 7 गया तो 49, ये 49 हो गया। तो मेरे पास हो गया 7। तो r का वैल्यू मेरे पास हो गया 7 सेंटीमीटर। और जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो r का वैल्यू मेरे पास निकल ही गया और l का वैल्यू है ही। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई बराबर है 22/7 इंटू r मेरे पास है 7 और l जो है मेरे पास हो गया 16। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 7 कट जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो 16 गुना 2 32 कैरी 3 और 32 3 35। तो ये हो गया मेरा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आशा है कि ये सेशन जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की इस सेशन में। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।